हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। पूरी दुनिया में पहली बार किसी परमाणु संयंत्र की गर्मी का इस्तेमाल करके हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करने वाले हैं। और ये किया किसने है? ये भारत ने किया। इसी वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई पूरी दुनिया में कुछ ऐसा कारनामा किया है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई पानी चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या करें? अब इलेक्ट्रिसिटी आप ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे कोयला खदान होते हैं या किसी अन्य प्रकार से ऐसे प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है जहां पर कार्बन एमिशन हो रहा है तो वो आपका हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो पूरे फॉलो भी हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो यहाँ पर हीट जनरेट होती है परमाणु संयंत्रों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ही चीज से हम दो चीजें बना रहे हैं और इसी वजह से इसको ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हम सबको पता है कि कार्बन एमिशन 0 होता है। ना तो इसको बनाने में कार्बन कहीं एमिशन होना चाहिए और ना ही बनाने के बाद इस्तेमाल करते समय कहीं पर भी कार्बन एमिशन होना चाहिए। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन भी होता है, इवन येलो हाइड्रोजन भी होता है। ये सारा आपको समझा दूंगी लास्ट में। पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो इंडिया जस्ट बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट दैट रन्स ऑन न्यूक्लियर हीट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। हमें लगता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन बोला कि भाई कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम यहाँ पर हीट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये जो है बनाने वाले। अब आपके मन में आएगा मैम ये हीट का इस्तेमाल करके कैसे बनाने वाले हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम अभी पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित ईंधन तो क्लीन फ्यूल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब ये कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में जो कलपक्कम स्थित है, यहाँ पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसमें जो है परमाणु रिएक्टर की उष्मा जो न्यूक्लियर प्रोसेस हीट होती है इसका इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोजन उत्पादन की पायलट सुविधा भी यहाँ पर शुरू की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारे यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है उसी में किया गया है। आई होप आप समझते हो कि ब्रीडर का मतलब क्या होता है। भाई जो पहले ईंधन इस्तेमाल किया गया है उससे और ईंधन बनाते हैं, तो ब्रीड का मतलब है कि पैदा करना। तो ब्रीडर रिएक्टर यही होते हैं और ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो ब्रीडर रिएक्टर में ही हो रही हैं। प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो आपके मन में आए किसने किया है? तो संयंत्र है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम बार्क के नाम से जानते हैं। इसने जो है स्वदेशी कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित है ये। अब जो हीट है उसको डायरेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको कोई नई तकनीकी चाहिए, तो वो जो है ये रही कॉपर क्लोरीन। अब ये बनाया है भाभा ने। इस तकनीकी में क्या होता है? पारंपरिक इलेक्ट्रोलिसिस के विपरीत। अब जैसे हम पहले ग्रीन हाइड्रोजन बनाते थे तो पानी और हाइड्रोजन जब होता था वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करा नहीं सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसके विपरीत परमाणु रिएक्टर से प्राप्त जो हमें यहाँ पर तापीय ऊर्जा है उसका उपयोग जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाएगा। H2O में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, उसका इस्तेमाल हम गैस के रूप में करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद बचा तो वो ऑक्सीजन होता है, इसी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पर कोई CO2 एमिशन नहीं हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया है सिमिलर ही हो रही है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या किया, प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो है स्वच्छ हाइड्रोजन के तहत हम काउंट करेंगे क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत में हाइड्रोजन उत्पादन के प्रमुख 3 तरीके हैं। ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन और जो मैंने बोला ना येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके बनाई गई है, तो उसको हम येलो हाइड्रोजन के तहत काउंट करते हैं। ग्रे हाइड्रोजन में देखो CO2 एमिशन काफी हद तक होता है। प्राकृतिक गैस से स्टीम मीथेन द्वारा उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक उपयोग होने वाली तकनीकी यही है, क्योंकि अभी हम बहुत टेक्निकली एडवांस नहीं हुए हैं कि बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन या जो है उससे आगे वाले हाइड्रोजन वो बना पाए। तो बड़ी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होता है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। जब CO2 एमिशन हो ही रहा है तो ग्रीन एनर्जी के तहत काउंट ही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या है, उत्पादन प्रक्रिया ग्रे हाइड्रोजन जैसी ही होती है। उत्सर्जित CO2 को हम कार्बन कैप्चर करके यूटिलाइज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है पहले के स्तर में यहाँ पर कार्बन जो
उत्सर्जन हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा हमारा हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें CO2 एमिशन 0 हो जाता है और इस वजह से ग्रीन हाइड्रोजन बेहतरीन माना जाता है। अब बात करते हैं पिंक हाइड्रोजन। तो परमाणु ऊर्जा से उत्पादित जो हाइड्रोजन होता है उसको हम इस प्रकार से काउंट करते हैं। परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा अथवा बिजली का उपयोग किया जाता है। निरंतर, स्थिर और कम जो कार्बन उत्सर्जन होता है। तो समझ गए ना, जो हमने अभी किया है उसको हम पिंक हाइड्रोजन के तहत काउंट करेंगे और येलो हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बात करते हैं जो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र बनाया गया है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को बाईपास करके नए प्रकार की तकनीकी बनाई गई है, वो क्या है? तो यह जल से हाइड्रोजन उत्पादन की एक उन्नत ताप रासायनिक तकनीकी है। इसमें विद्युत के स्थान पर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपलब्ध ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में कॉपर और क्लोरीन से बने विभिन्न यौगिक अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद जो है जल और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है क्लोज्ड लूप जो है थर्मोकेमिकल साइकिल में होती है, मतलब सब कुछ एक बंद प्रक्रिया के तहत होता है, कुछ भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। बात करते हैं यहाँ पर चक्र कैसे कार्य करता है। ये तो रिएक्टर से लगभग जो है 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है यहाँ पर देखा जाता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई इतना तापमान तो प्राप्त होता ही है। इवन आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसको ठंडा कैसे रखना है। नेक्स्ट हमने ये भी समझ लिया कि कैसे अलग होता है और कैसे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? तो बोला जा रहा है कि भाई पारंपरिक जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें आप ऊर्जा उष्मा लेते थे, फिर बिजली बनाते थे, बिजली बनाने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे, फिर आपको हाइड्रोजन मिलता था। प्रत्येक चरण में ऊर्जा की हानि होती थी। जितनी आपने यहाँ पर इस्तेमाल की है उसका काफ़ी हद तक कम परसेंट यहाँ पर इस्तेमाल होता था, बाकी वेस्ट। फिर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, बाकी वेस्ट हो जाता था। तो हर स्तर पर हम यहाँ पर क्या है ऊर्जा की हानि झेल रहे थे। अब ये जो नई तकनीकी है, बोला जा रहा है कि ऊष्मा हमने ली, डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया करवाई और हाइड्रोजन बना दिया, तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर ऊर्जा की हानि कम हो रही है और अत्यधिक दक्षता हमें देखने को मिल जाएगी। कम विद्युत आवश्यकता है, बिजली की जरूरत कम से कम पड़ रही है, तो बहुत सारे लाभ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के बारे में, जहां पर ये पूरी प्रक्रिया हुई है। तो कलपक्का में स्थित है। FBTR भारत के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम का महत्वपूर्ण रिएक्टर है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो सोडियम कोडेड फास्ट रिएक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जल के स्थान पर तरल सोडियम का इस्तेमाल या शीतलक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंडा रखें। जैसे आपने देखा कि जापान में जब 2011 में सुनामी आई थी, उस समय उनका परमाणु संयंत्र जो है क्षतिग्रस्त हो गया। और परमाणु संयंत्र आपके मन में आया होगा मैम क्या समुद्र के किनारे ही बनाया था? तो मैक्सिमम समुद्र के आसपास बनाने पड़ते हैं क्योंकि इनको ठंडा रखना होता है, कूलेंट मतलब रखने के लिए। इसको उच्च तापमान पर संचालन, साथ में तापमान हमने ऑलरेडी समझ लिया है, प्रक्रिया के लिए आदर्श जो है माना जा रहा था। इसी वजह से ये जो चीजें हैं ये यहीं पर हुई है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं? तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके साथ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो बाद में कचरा ना बन करके और ज़्यादा ईंधन के रूप में हमें मिलते हैं। ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो जितना परमाणु ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक विखंडित जो है करके हमें यहाँ पर प्रदान करता है। इसी वजह से ब्रीडर बोला था, और ब्रीडर का मतलब होता है पैदा करने वाला। भारत के 3 चरण परमाणु कार्यक्रम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अलग अलग जो है चरण के हैं। पहला हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे चरण में हम जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम आधारित ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हमारा है थोरियम आधारित रिएक्टर। यहाँ पर हम पहुँचेंगे, लेकिन अभी हमारा सेकंड वाला चल रहा है। अगर ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि काफ़ी दिनों पहले एक आर्टिकल आया था कि हम शायद जो है थर्ड स्टेज को ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब वो होगा या नहीं होगा, भविष्य में कब होगा, हम ये समझ लेते हैं। तो भारत के जो विशाल थोरियम के भंडार हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। यूरेनियम बहुत महंगा पड़ जाता है, आयात करना पड़ता है और रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि थोरियम भारत में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो हमारा कोस्टल एरिया है उड़ीसा के आसपास का, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम है, लेकिन हम इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी थर्ड स्टेज पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, या फिर हम इसको अभी ऑपरेट करने के जो है स्थिति में नहीं है। पिंक हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, जिसका उत्पादन परमाणु ऊर्जा से किया
जाता है, ये हमने स्टार्टिंग में समझा था। अलग अलग यहाँ पर लिखे हुए हैं पिंक हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो सौर एवं पवन ऊर्जा पर निर्भरता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ये यहाँ पर हम देखें, अगर दूसरा यहाँ पर है ग्रीन हाइड्रोजन में मौसम से प्रभावित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 24/7 आप उत्पादन करिए, क्योंकि परमाणु संयंत्र तो चलते ही रहते हैं। बिजली की आवश्यकता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है, जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि निरंतर और स्थिर प्रकार से आप उत्पादन कर सकते हैं। उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो उर्वरक उद्योग में, इस्पात उद्योग में, जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, भारी परिवहन ट्रक जहाज रेल खनन में इस्तेमाल कर पाएंगे, ऊर्जा भंडारण में भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत सारे उपयोग इसके हैं। महत्व क्या हो जाएगा भारत के लिए इसका, राष्ट्रीय जो हमारा हरित हाइड्रोजन मिशन है उसको हम बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत का कब स्टार्ट किया था। ऊर्जा सुरक्षा, तो जो आयात करते हैं काफ़ी हद तक कम हो सकता है हमारा। डिकार्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, एवं रिफाइनरी हार्ड टू अबेट क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन यहाँ पे कम हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का बहुआयामी इस्तेमाल कर पाएंगे कि ऊर्जा तो बना ही रहे हैं, बिजली भी मिल रही है, एनर्जी भी मिल रही है, इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, तो हमें जो है आयात पर भी निर्भरता कम कर देगा। आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में काफ़ी मददगार यह होने वाला है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर यह हमारे लिए मददगार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे परमाणु संयंत्र नहीं लगाए हैं, बहुत गिने चुने ही हैं, तो उनसे ही हम उत्पादन कर पाएंगे। तो हमें और भी अल्टरनेट रिसोर्सेस खोजते रहना चाहिए, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं होने वाला है। चुनौतियाँ कुछ यहाँ पर देखो हैं, तो प्रारंभिक निवेश, अब पूरा जो है आप सोचिए कि हम ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से करेंगे, तो भाई परमाणु संयंत्र जो है लगाने में बहुत पैसा लगता है, तो इसमें पूंजी बहुत ज़्यादा चाहिए। परमाणु संयंत्रों की सीमित संख्या, वही जो आपको मैंने बताया है। हाइड्रोजन भंडारण एवं परिवहन, अगर आप बना भी लेंगे तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर कर भी लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या आपके पास कोई इंफ्रा है? भारत में अभी इंफ्रा नहीं है। हम देखते हैं कि एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं कई बार वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो आप हाइड्रोजन गैस को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। कई बार जो है आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कि पाइपलाइंस के माध्यम से कर देंगे, लेकिन अभी इस पर जो है विवाद है। नेक्स्ट हमारा सुरक्षा एवं नियम की ढांचा, कि अगर जो है यहाँ पर इस गैस की वजह से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप? नियामकीय ढांचा क्या आपके पास कोई है? नियम कानून, ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं। व्यवसायिक स्तर पर विस्तार, और अगर आप बना भी लें तो व्यवसायिक स्तर पर विकास के लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना पड़ेगा। जो गिने चुने हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसमें उत्पादन करके आप सोचेंगे कि चलो बेच लेते हैं, तो पॉसिबल है नहीं। पता चला कि इन्वेस्टमेंट आप जो है अरबों डॉलर्स का कर रहे हैं और बेच करके लाख डॉलर्स भी नहीं कमा पाए, तो फायदेमंद नहीं होने वाला है। इसी वजह से हमने बना लिया है, लेकिन इसको सस्ता करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, जो शायद हमें भविष्य में देखने को मिलेंगी। अब एक प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र मुख्यतः किन उद्देश्यों से विकसित किया गया है? पहला है परमाणु अपशिष्ट का निस्तारण, दूसरा है जल से स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन, तीसरा है परमाणु ईंधन का संवर्धन, और चौथा और आखिरी है थोरियम का निष्कर्षण। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।